हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी जो कि ये चैप्टर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। आज उस चैप्टर का लास्ट ही ये टॉपिक है। तो बिजनेस स्टडी में हम लोग पढ़े थे नई आर्थिक नीति 1991। तो आज उसी के बारे में हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि सरकारी नीति में, जो वही कहिए कि नई आर्थिक नीति कहिए चाहे सरकारी नीति कहिए, सरकारी नीति में या नई आर्थिक नीति में जो परिवर्तन हुआ उसका उद्योग या व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो उदारीकरण और वैश्वीकरण का व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। आप ये भी टॉपिक इसमें आ सकता है, माने व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा या नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो दोनों हम लिखे हुए हैं कि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के व्यवसाय एवं उद्योग का नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी का मतलब होता है कि जैसे हमारे देशों में विदेशी कंपनियां, ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आप लोग जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन अपने होम कंट्री में होता है और वो जो अपना बिजनेस है वो अनेक देशों में करता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का धमकी का आशय हुआ कि जैसे ही आर्थिक नीति में बदलाव हुआ, उदारीकरण और वैश्वीकरण आया, तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ धमकी चली आई बिजनेस करने के लिए। यानी एक तरह से वो धमकी ही हुआ हम लोग के लिए। तो विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में कदम रखा, तो ऐसे तो इन्होंने व्यापक संसाधन और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ आए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे देश की जो कंपनियां थी वो उनसे प्रभावित हुई, उनसे इफेक्टेड हुई, उनके प्रतियोगिता को झेलना पड़ा। ऐसे जिस कंपनी में वो सहायक बने उसके लिए तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो सेपरेट कंपनियां थी इंडिया में उन पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जो हमारे देसी कंपनियां थी वो तो अपने देश के कंपनियों से प्रतियोगिता कर ही रही थी, और उधर से विदेशी कंपनी भी याद हमका, तो उनसे भी प्रतियोगिता हमें करना पड़ गया। तो वहाँ पर हमारे लिए एक तरह से ये नकारात्मक ही इफेक्ट हुआ, या आप कहिए कि नई आर्थिक नीति के कारण ही ऐसा बदलाव हो सका। आगे दिया है चहुमुखी प्रतियोगिता, यानी जिसको हम कह सकते हैं चारों तरफा प्रतियोगिता, यानी ऑल राउंड कंपटीशन चारों तरफ से। देखिए, भारत में जो नवीन आर्थिक नीति आया वो एक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य प्रतियोगिता तो हो ही गया। जापान की कंपनी, चाइना की कंपनी, अमेरिका की कंपनी अपने में प्रतियोगिता करना शुरू कर दिया। एक तरफ वो लोग अपने में प्रतियोगिता कर रहा था, इधर हमारे देसी कंपनियां थी वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता कर रही थी, और उधर एक और प्रतियोगिता चल रहा था जो देसी कंपनियां थी अपने देश के कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर रही थी। इस कारण से इसका नाम रखा गया चौमुखी प्रतियोगिता। यानी चारों तरफ से कंपटीशन होना का हो गया, शुरू हो गया। जब नई आर्थिक नीति में बदलाव हुआ, तो जब नई आर्थिक नीति में हमें चेंजिंग आया, उस कंडीशन में ऐसा हमें करना पड़ा। तो ये दो हुए अभी हमारे इफेक्ट।
देखिए, अब हम लोग थर्ड टॉपिक क्रेता बाजार। जो नई आर्थिक नीति में बदलाव हुआ, जो नई आर्थिक नीति भारत में आया, गवर्नमेंट ने लाया, उसका तीसरा इफेक्ट ये हुआ कि जो पहले बाज़ार विक्रेता बाज़ार हुआ करता था, एक टाइम था भारत में, वो क्रेता बाज़ार हो गया। कैसे? तो पहले जो थे उत्पादन करने वाले कम थे, बेचने वाले कम थे। इस कारण से वो लोग मनमानी ढंग से मूल्य को बनाते थे, रखते थे वस्तु का और मुनाफाखोरी करते थे। और इसका क्या इफ़ेक्ट होता था कि वो लोग अपने मन से जितना वैल्यू है उतना रख कर क्रेता को बेचना काम था उन लोगों का। लेकिन जैसे ही नई आर्थिक नीति में बदलाव हुआ, नई आर्थिक नीति 1991 में आई, तो उसमें क्या हुआ ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो बिजनेस में बाउंडेशन लगाया था, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था, लाइसेंसिंग सिस्टम रखा था, वो हटा दिया। तो बहुत सारे लोग बिजनेस करने वाले हो गए और विदेशी लोग भी आ टपके, क्योंकि विदेशी के लिए भी द्वार खोल दिया गया था। तो वस्तु को उत्पादन करने वाले लोग बढ़ गए और कस्टमर तो उतना ही थे। तो अब क्या हुआ कि पहले विक्रेता बाज़ार हुआ करता था, अब क्रेता बाज़ार हो गया। पहले विक्रेता कम थे और क्रेता अधिक हुआ करते थे, अब विक्रेता ही ज़्यादा हो गए पहले की अपेक्षा। तो अब तो क्रेता के पास ऑप्शन होने लगा कि हम आपका वस्तु ना खरीद के उनका वस्तु खरीदेंगे, हम ये वस्तु नहीं लेंगे, वो वस्तु इतना ही में दे रहे हैं। तो कहा जाएगा कि क्रेता बाज़ार हो गया, यानी क्रेता मनमानी करना शुरू कर दिए। अब हमारे जो इंडिया में है वो विक्रेता बाज़ार नहीं है, क्रेता बाज़ार हो गया। कंपटीशन का मामला चल रहा है। आप जाइए, इस एक दुकान का डिफरेंट जाइएगा तो 2 रुपया कम रखा है। तो जब जहाँ पर विक्रेता बढ़ेंगे वहाँ पर कंपटीशन आएगा, वहाँ पर क्रेता के लिए ही बढ़िया होगा, उसके ख्याल से अच्छी बात होगी। इसीलिए कहा गया कि जब नई आर्थिक नीति में बदलाव हुई तो आपको नई आर्थिक नीति में बदलाव के कारण जहाँ विक्रेता बाज़ार हुआ करता था वो क्रेता बाज़ार हो गया। फोर्थ क्या इफेक्ट पड़ा? जीवित रहने के लिए निर्यात। इंडियन गवर्नमेंट ने नई आर्थिक नीति में एक बात और बनाई कि यदि आप चाहते हैं कि विदेश से माल लाएं, रॉ मटेरियल लाएं, कच्चा माल ले आएं, ठीक है, लाइए, आपके लिए छूट है। लेकिन जितना आप बेचिएगा, जितना आप निर्यात कीजिएगा, उतना ही आप आयात कर सकते हैं। जैसे आपको अमेरिका से माल लाना है, 10 लाख के माल बेचिए और 10 लाख के माल लाइए, 1 पैसा इधर उधर नहीं। यानी जितना विदेशी मुद्रा लाइएगा उतना ही विदेशी मुद्रा आपको ले जाने की छूट दी जाएगी। आप ले जा कर के विदेशी माल खरीद सकते हैं, अन्यथा ऐसा आप काम नहीं कर सकते हैं। तो नई आर्थिक नीति में एक ये भी आई थी बात कि आपको यदि बिजनेस में बने रहना है तो जितना आप आयात कीजिएगा उतना ही निर्यात भी करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर आपको आगे आयात निर्यात करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। हेलो फ्रेंड, देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लानिंग, जो एक ये न्यू चैप्टर है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस स्टडी में। और ये जो चैप्टर है ये दोनों बुक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस स्टडी के लिए भी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दोनों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों में कॉमन है भी, उसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। और क्वेश्चन भी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा करीब आप लोग भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो पता चलेगा कि प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। नियोजन क्या है? देखिए, नियोजन तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो कोई भी काम करने से पहले उस पर सोच विचार करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है, नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें उद्देश्य का निर्धारण करना या लक्ष्य का निर्धारण करना
और उसे प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी वर्क करने से पहले यह कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सवालों का जवाब देना, इन सवालों का उत्तर देना ही नियोजन कहलाता है। हमने पढ़ा कि नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण भी किया जाता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंधित सभी क्रियाएं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत यह काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सवालों का उत्तर देना ही नियोजन कहलाता है। वही चीज़ हम लिखे हुए हैं कि यह प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट आप चैप्टर पढ़े हैं तो उस चैप्टर में पता चल चुका है हम लोग को कि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं जिसमें फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। तो वही बता रहा है कि प्रबंध का यह नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य के प्राप्त करने के विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं वो सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सब सवालों के बारे में निर्णय करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। या अगर हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी काम को करने से पहले क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सब बातों पर निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। ठीक है। एक बात और कहा गया है नियोजन के बारे में कि यदि प्रबंधक कोई हो और नियोजन करके काम नहीं कर रहा है, प्लानिंग करके नहीं कर रहा है, तो समझिए कि उन्हें लाभ के बारे में सोचना छोड़ ही देना चाहिए। कहा गया है, इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है नियोजन की कि अगर कोई भी प्रबंधक है, मैनेजर है, अगर प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहा है, अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस काम करने में असफल रहता है, तो उस व्यक्ति को लाभ के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ होने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। देखिए, प्लानिंग तो बहुत हम लोग भी करते हैं। प्लानिंग पढ़ने जाने से भी पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, 10th पास करने के बाद भी प्लानिंग करते हैं। रोज़ ये प्लानिंग हम लोग के साथ रोज़ है, रोज़ की क्रिया है हम लोग के लिए। तो घूमने जाना है तो प्लानिंग करना है। बचपन में बहुत सारे ऐसे हम लोग वर्क करते थे जिसके लिए हम लोग को प्लानिंग करके चलते थे घर से। तो ये काम हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बस आज किताब में हम लोग को देखने को मिल गया तो ये टॉपिक नज़र आ रहा है। नहीं तो प्लानिंग कोई नया चीज़ हमारे लिए नहीं है। प्लानिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से भी, हर चीज़ के मामले में। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नियोजन की विशेषताएं अथवा प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनका नेचर क्या होते हैं, उनकी खास बातें क्या होती है। प्लानिंग के बारे में तो जान लिए कि भाई चलो, प्लानिंग जो है कोई भी वर्क करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करना ही क्या है, नियोजन है।
कोई भी काम करने से पहले यह सोचना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है, इन बातों पर विचार करना ही नियोजन कहलाता है। और नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य भी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि नियोजन की विशेषताएं क्या होती है, उनकी खास बातें क्या होती है। जैसे हर किसी की विशेषताएं होती है, आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी कुछ खास विशेषताएं होगी, हमारी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सब लोग की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और उसी तरह नियोजन की भी कुछ खास विशेषताएं हैं। फर्स्ट में है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। एक खास विशेषता है कि नियोजन जो होता है वो निर्धारित उद्देश्य के अनुसार और लक्ष्य के अनुसार होता है। जो आपका पहले से निर्धारित उद्देश्य है या लक्ष्य है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। उससे फालतू कोई भी मैनेजर प्लानिंग नहीं करता है। जो आपका उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग नियोजन किया जाता है। जैसे मेरा उद्देश्य है कि हमें 12th में 95% मार्क्स लाना है, तो हमें उसी के संबंध में प्लानिंग हमें करना चाहिए। तो कहा जाएगा कि नियोजन हम करके चल रहे हैं। तो अपना जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो उद्देश्य बनाए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग होना चाहिए। उसके फालतू प्लानिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब देखिए, दूसरा है एकता। फ्यूल के अनुसार, हेनरी फ्यूल के अनुसार नियोजन में एकता का, विशेषता का भी होना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि नियोजन एक बार में एक ही को कार्यान्वित करना चाहिए। अगर दो प्लानिंग को एक ही साथ कार्यान्वित करेंगे तो न काम करने वाले भ्रमित हो जाएंगे, बल्कि अव्यवस्था फैलेगी, अच्छा से वर्क नहीं हो पाएगा। तो उनकी एक बात ये भी थी कि एकता, यानी कि मतलब एकता भी होना बहुत ज़रूरी है, एक इसकी खासियत में। तीसरा टॉपिक है नियोजन की सर्वव्यापकता, या आप कह सकते हैं कि नियोजन सर्वव्यापक होता है। जैसे आप लोग ने सुना होगा, हर साधु संत जहाँ बड़े बड़े जुटते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापक होते हैं, कौन ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। उसी तरह नियोजन भी सर्वव्यापक होता है। हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये तीनों लेवल पर प्लानिंग किया जाता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक साधारण वर्क फोरमैन हो या सुपरवाइज़र हो। ये सभी लोग प्लानिंग करते हैं, सभी लोग नियोजन करते हैं और अपने काम से रिलेटिव नियोजन करके ही वर्क कराते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि नियोजन क्या है, सर्वव्यापक है। फिर है चौथा टॉपिक की नियोजन सतत प्रक्रिया है, यानी नियोजन जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। प्लानिंग कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा चलते रहता है। नियोजन इसलिए कंटिन्यू प्रोसेस है कि कोई भी प्लानिंग एक निश्चित समय के लिए ही किया जाता है, फिर उसको दोबारा प्लानिंग करना पड़ता है, या कोई कमी रह जाती है तब हमें प्लानिंग करना पड़ता है, या हमारे जो आज के जो वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण है, जो हमारे व्यवसाय आज के युग में जो बदल रहे हैं, उनके अनुसार आपको चलना है, उनके अकॉर्डिंग आपको रहना है, तो भी आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। तो ये हुए हमारे नियोजन की जिसके पास एकदम मोबाइल नहीं है उसको बोलिए कि चले जाए क्लास पर, उसके लिए हम कुछ व्यवस्था बताएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और आप लोग को दे दें, 11th के बच्चे हों तो उनसे भी कांटेक्ट कराइए, बोल दीजिए कांटेक्ट करने के लिए। उन लोग के लिए भी व्यवस्था हम बना रहे हैं और दोनों का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कुछ सोचा जा रहा है, तो आप लोग उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दें।